तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज की कहानी हिंदुस्तान से बाहर की है। आज की कहानी एक सीरियल किलर की है और आज की कहानी एक अजीब सीरियल किलर की है। बल्कि आज की कहानी उस अजीब सीरियल किलर के अजीब अंजाम की भी है। और आज की कहानी उस अजीब अंजाम के बाद जो कुछ होता है वो भी बेहद अजीब है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी ही अजीब है। कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी मौत को करीब 180 साल हो गए होंगे। अब जाहिर सी बात है, 180 साल पहले का रहन सहन, उठना बैठना, दिखना, कपड़े, हेयर स्टाइल सब डिफरेंट होता होगा। तो इस कहानी से भी पता चलता है कि 180 साल पहले वो सीरियल किलर कैसा दिखता था। और इस बार की इस कहानी के एपिसोड में आपको सीरियल किलर की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये दीपक कासिम जो है उसके साथ फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको, ताकि आप देख सकें। और उस फोटो को मैंने सैकड़ों बार देखा और उस फोटो को देखने के साथ यही सोच रहा था कि 1841 में लोग कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे। क्योंकि आपके दिखने से, कपड़े से, आपके हेयर स्टाइल, आपकी बाकी चीज़ों से उस वक्त की सभ्यता, उस वक्त का रहन सहन, उस वक्त का कल्चर, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो देखने में मुझे कहीं से नहीं लगा कि जिस शख्स को मैं देख रहा हूँ ये इतने साल पहले मर चुका है। अभी भी उसका चेहरा देख के लगता है कि वो बिल्कुल ज़िंदा है। हाँ, ये अलग बात है कि एक जार में, एक बॉटल में शीशे के उसका सर रखा हुआ है और बाकायदा जो पेस्ट लगाकर, जो मिस्र और बाकी जगह ममीज़ आप जानते ही है, पुराने ज़माने में मिस्र में एक परंपरा थी, जो जब किसी की मौत होती थी तो उसको दफनाने या जलाने की बजाय मम्मी लगाकर जो लेप है, तो उससे सैकड़ों साल तक उसकी बॉडी को आप प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके रख सकते थे। तो ये कहानी उस एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसके सर को प्रिजर्व करके रखा गया है, एक बोतल में बंद करके, और बाकायदा फांसी उसको दी गई। फांसी देने के बाद उसका सर काटा गया। सर काटने के बाद उसको लेप लगाया गया ताकि उसका सर ख़राब ना हो, और फिर उसे एक जार में रखा गया। और ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि साइंटिस्ट इंसान के दिमाग को पढ़कर ये आइडिया लगा सके कि एक इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता है। और ख़ासतौर पर ऐसे खूनी, ऐसे सीरियल किलर जिसके ऊपर 70 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था, वो क्या सोचता है कत्ल करते हुए, उसके दिमाग में क्या थी, क्या वो डिफरेंट, उसकी जो दिमाग की नसें हैं वो अलग हैं, अलग काम करती हैं, अलग तरीके से सोचती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। कहानी पुर्तगाल की है। कहानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की है। और लिस्बन और पुर्तगाल का नाम लेते ही जहन में अबू सालेम और मोनिका बेदी भी आ जाती हैं याद फ़ौरन, क्योंकि अबू सालेम को पुर्तगाल से ही डिपोर्ट किया गया था। इस कहानी की एक और चीज़ है जो मैं भूल गया आपको बताना, वो ये है कि पुर्तगाल में अब मौत की सज़ा नहीं है। तो वहाँ पे ये है कि आप मैक्सिमम एक पनिशमेंट है जो सज़ा शायद 20 साल या कुछ, बट वहाँ डेथ पेनल्टी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। जिस सीरियल किलर की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहते हैं कि आखिरी के 4-5 या 6 लोगों में से था जिसको वहाँ मौत की सज़ा मिली। उसके बाद मौत की सज़ा पर ही रोक लगा दी गई और फिर पुर्तगाल में कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, इस सीरियल किलर से पहले एक ये भी इतिहास है कि पुर्तगाल में ये दूसरा सीरियल किलर पैदा हुआ था उस ज़माने में। इससे पहले एक लेडी थी, एक महिला थी, जिसने करीब 28 बच्चों को जहर देकर मार दिया था। और कहते हैं कि वो पुर्तगाल की हिस्ट्री की पहली सीरियल किलर थी। तो जब वो पकड़ी गई उसके बाद उसे भी फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा देने के बाद बाकायदा उसकी लाश को पब्लिक के सामने कहते हैं कि जलाया गया था। लोगों में इतना गुस्सा था क्योंकि उसने बच्चों को मारा था इतनी बड़ी तादाद में। तो उस सीरियल किलर के बाद ये दूसरा सीरियल किलर पुर्तगाल के इतिहास का पैदा हुआ और जिसने इतनी जान ली। कहानी डिएगो एल्वेस की है। ये सीरियल किलर का नाम है। डिएगो एल्वेस इस्तांबुल कह रहा हूँ मैं, जब पुर्तगाल पहुँचता है और वहाँ पे नौकरी की तलाश इधर उधर करता है, भटकता है और उसे नौकरी नहीं मिलती। वो लिस्बन आया था, इसकी पैदाइश स्पेन की थी, लेकिन रोज़ी रोटी की तलाश में ये लिस्बन उस वक्त पहुँचता है और वहाँ पे कामकाज की तलाश करता है, लेकिन इसे नौकरी नहीं मिलती। एक जगह से दूसरी जगह भटकते भटकते ये परेशान हो जाता है। इस दौरान में कुछ ऐसे लोग इसे टकराते हैं जो थोड़े गलत रास्ते पे थे। तो उनको देखता है कि ये लोग नौकरी तो करते नहीं हैं पर इनकी ज़िंदगी सही सही चल रही है। तो जब बारीकी में गया तो पता चला कि वो लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ से इसको आइडिया आया कि नौकरी मिल नहीं रही है, ज़िंदगी अच्छी चल नहीं रही है, तो क्यों ना इनकी तरह आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के वे क्राइम करते हैं और वैसे ही रहेंगे। तो इसने शुरुआत लूटपाट से की। अक्सर लिस्बन के ऐसे इलाकों में जाता जहाँ भीड़ भाड़ कम होती और जहाँ किसी को अकेला या 2 लोग इकट्ठे दिखते
ये उनके ऊपर टूट पड़ता, उनसे लूटपाट करता और फिर अपनी ज़िंदगी जीता। पर शुरुआत इसने लूटपाट से की, सिर्फ लूटपाट करता और निकल लेता। लेकिन फिर इसे लालच आई कि बड़ा हाथ मारा जाए। तो कैसे? फिर इसने इस पर सोचना शुरू किया। सोचने के बाद इसने पाया कि लिस्बन में एक पुल है और उस पुल की हाइट करीब 213 फुट उसकी ऊंचाई थी, और वो पुल एक ज़रिया था लिस्बन से आउटर एरिया में जाने के लिए, जो लिस्बन के बाहर का इलाका है। तो उस पुल का इस्तेमाल आमतौर पर वो किसान करते थे जो खेती बाड़ी करते थे, और वो उस पुल के ज़रिए लिस्बन शहर में दाखिल होते, दिन भर अपने फल सब्जियां बेचते, शाम को अपनी कमाई के साथ उसी पुल के रास्ते वापस घर लौट जाते। डिएगो एल्वेस ने पूरा रिसर्च किया। उसने देखा कहाँ पे कम जोखिम है, कहाँ कम खतरा है। उसके बाद ये पुल उसकी नज़र में आ गया। उसने देखा कि अक्सर शाम को किसान लोग जो हैं वो किसान इस पुल से गुजरते हैं और सुबह इसी पुल से आते हैं। फिर उसने जब बारीकी से रेकी की तो लगा कि जैसे जैसे शाम ज़्यादा ढलती जाती है किसानों का झुंड कम होता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इक्का दुक्का किसान अकेले ही चला जा रहा है। शुरू में ग्रुप में जाते हैं, फिर जैसे जैसे शाम ढलती जाती है अकेले होते जाते हैं। कभी कई किसी की सब्ज़ी नहीं बिकी या फिर फल नहीं बिका या लेट हो गया तो बेचारा अकेला निकल लेता था। डिएगो ने तय किया कि जो शाम को सबसे आखिर में उस पुल से गुजरे, जो अकेला हो, ये उसी को अपना निशाना बनाएगा ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। तरीका काम कर गया। शाम को ये उस पुल पे घात लगा कर बैठता। किसान झुंड में जा रहे होते उन्हें छोड़ देता। जो किसान अकेला होता या अचानक उन पर टूट पड़ता, उनसे सारे पैसे लूटता, और लूटने के बाद उस ऊंचाई से पुल के वो उनको नीचे फेंक देता। अब इतने ऊंचाई से गिरने के बाद किसी के बचने की उम्मीद होती नहीं है, तो किसान की मौत हो जाती। ये सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने उस पुल को ही अपना ठिकाना बना लिया। खामोशी से आता, शाम ढले किसी एक किसान को अपना शिकार करता। डिपेंड करता है कि उस किसान के पास से कितने पैसे मिले। अगर वो पैसे उसके लिए कुछ दिन के लिए काफ़ी होते तो फिर कुछ दिन आराम से शहर में घूमता, मज़े करता, और जब पैसे ख़त्म हो जाते फिर वो पुल का रुख करता। तो ऐसा नहीं था कि वो हर दिन आता। डिपेंड करता था कि लूटने वाले से उसने कितना लूटा, उस लूट के पैसे से उसका कितने दिन का खर्चा चलेगा, और जब वो खर्चा उसका ख़त्म होने लगता तब फिर ये अगले शिकार की तलाश में उस पुल पे पहुंचता। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हफ्ता, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी दूसरे दिन उसने हर पुल से एक एक किसान को निशाना बनाना शुरू किया। इस दौरान में कुछ किसान हट्टे कट्टे थे, उन्होंने विरोध किया तो इसने उनको चाकू मारा, और चाकू मार के फिर ऊपर से नीचे फेंक दिया। हफ्ता महीना गुजरा। महीना गुजरने के बाद अब ये हुआ कि धीरे धीरे किसान गायब हो रहे हैं। जिस इलाके से, जिस बस्ती से आते थे, जाहिर सी बात है एक दूसरे को जानने वाले, अब उसमें ये हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 किसान कम होते जा रहे हैं। तो पहले शुरू में ये लोगों को लगा कि कुछ किसान अपना बेचने के लिए गए, वो शहर में ही रह गए, लिस्बन से लौटे नहीं, लौट आएंगे। लेकिन एक एक करके जब मिसिंग शुरू हो गई, किसान वापस नहीं आ रहे हैं गाँव अपने घर, तो बात फैलनी शुरू हुई। तब तक करीब 20-30 किसान गायब हो चुके थे। अब ये बात पुलिस तक पहुंची। तो पुलिस ने शुरू में ये लगा कि एक तो उस वक्त वहाँ की जो हालत थी, खेती बाड़ी, मौसम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो किसानों के लिए दुश्वार थी काफ़ी। तो और उससे कुछ साल पहले इसी मुफलिसी और सही से खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, जो अपने हिंदुस्तान में भी, जो अक्सर किसान खुदकुशी करते हैं। तो पुर्तगाल में भी किसानों की खुदकुशी का कुछ मामला सामने आया। तो जब ये किसानों की गुमशुदगी की बात आई तो पुलिस को लगा कि शायद ये लोग किसान जो गायब हैं, इन्होंने खुदकुशी कर ली। इत्तेफाक से पुल के नीचे से कुछ लोगों का गुजर हुआ और वहाँ पे उन्होंने कुछ लाशें मिली। उन लाशों को लाया गया तो देखा गया कि ये किसान है। अब इत्तेफाक एक और इसमें ये हुआ कि जो 5-6 लाशें मिली जिनको ऊपर लाया गया, बाकी नज़र नहीं आई थी उस वक्त, वो सारे के सारे उन किसानों की लाशें थी जिन्हें लूटने के बाद डिएगो ने पुल के ऊपर से धक्का दे दिया था। उनको कोई चाकू नहीं मारा था, उनके साथ कोई उसने मारपीट उस तरीके से नहीं की थी, सीधा लूटा और पुल के नीचे फेंक दिया। तब उनके जाहिर सी बात है ना गला घोटा है, ना चाकू के निशान है, कुछ नहीं है। तो फिर पुलिस का यकीन और बढ़ा कि ये सारे किसान शायद गरीबी और परेशानी में तंग आकर इन्होंने पुल से कूद के अपनी जान दे दी है। तो बात आई गई, ख़त्म होने वाली थी कि किसान खुद जो गायब हो रहे हैं वो असल में खुदकुशी कर रहे हैं। वक्त बीता, लेकिन किसानों की गुमशुदगी का सिलसिला नहीं थमा, बढ़ता गया। 30, 40, 50 हो गया। अब पुलिस को भी फिक्र हुई, क्योंकि इस दौरान में फैमिली से, बाकी लोगों से, किसान के साथियों से भी बातचीत हुई, तो पता चला उसमें से बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्हें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी, उनका धंधा अच्छा चल रहा था, खेती उनकी अच्छी थी,
शहर में उनकी सब्जियां और अनाज सब अच्छे से बिक रहे थे, तो फिर वो क्यों खुदकुशी करेंगे? तो फिर अब लाशें भी कम मिली, बाकी कहाँ गई? फिर पुलिस ने फैसला किया कि उस पुल के नीचे की जगह को तलाशी ली जाएगी। और इस दौरान एक और काम किया गया कि प्रशासन से कहकर उस पुल को फॉर द टाइम बिंग बंद करवा दिया गया कि इस पुल से कोई नहीं गुजरेगा, अल्टरनेट रास्ता दे दिया गया। पुल को जब बंद किया गया तो अचानक किसानों की गुमशुदगी का मामला भी बंद हो गया। अब ये बड़ी हैरत की चीज़ थी। फिर पुलिस ने फैसला किया कि पुल के नीचे जाके वो तलाशी लेंगे। इसके बाद पूरे पुल के नीचे के तमाम एरिया, वहाँ पे पानी भी था, नदी भी थी, पत्थर भी थे, उनकी तलाशी ली गई। तलाशी रंग लाई और धीरे धीरे करके किसानों की लाशें मिलनी शुरू हुई, जिनकी तादाद 30, 40, 50। उन लाशों को जब लाया गया तो उनमें से कुछ लाशें ऐसी मिली जिन पे तेज धार चाकुओं के निशान थे। जब वो निशान मिले तो फिर पुलिस की भी आंखें टेढ़ी हुई, लगा कि मामला गड़बड़ है, ये खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। और इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई कातिल है जो किसानों का कत्ल कर रहा है और ये खुदकुशी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए उस कातिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस दौरान में डिएगो एल्वेस को मालूम था और वहाँ की जो शहर में चर्चा भी हो गई थी गुमनाम कातिल की, किसान के गायब होने की, किसान की लाशें मिलने की, उनके कत्ल की। तो डिएगो ने तय किया कि पुलिस को चकमा देने के लिए वो कुछ वक्त खामोश रहेगा और कोई क्राइम नहीं करेगा, वरना नज़रों में आ जाएगा। उसे डर था। तो करीब 2 से 3 साल तक ये खामोश रहा, इसने कोई क्राइम नहीं किया। इस दौरान में किसानों की गुमशुदगी, किसानों की मौत, किसानों का कत्ल, सब कुछ थम सा गया, रुक गया। जब ये थम गया, इधर 3 साल ये भी खामोश रहा, फिर सरकार ने कहा कि चलो इस पुल को दोबारा खोल देते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। पुल खुला, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, कोई किसान गायब नहीं हुआ। लेकिन 3 साल के बाद अब डिएगो छटपटाने लगा। उसे मालूम था कि उसकी आमदनी का जरिया एक ही है, क्राइम, लूटपाट। तो वो क्या करे? तो वो अंडरग्राउंड था। इसके बाद फिर उसने तय किया कि अब वो अपने क्राइम का तरीका बदलेगा। उसे लगा कि अकेला मैं अब क्राइम करता रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा और बहुत बड़ी लूट को अंजाम नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए गैंग ज़रूरी है। तब उसने 3 साल के बाद क्राइम छोड़ने की बजाय एक नया आइडिया लेकर आया कि बड़े पैमाने पर अब वो क्राइम करेगा। इसके बाद उसने सबसे पहले ऐसे लोगों को शिकार बनाना शुरू किया जो गरीब थे, जिनका थोड़ा सा रुझान क्राइम की तरफ था। जहाँ से शुरू में इसको प्रेरणा मिली थी उस शहर के, तो इसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि इसका पास्ट क्या था, उन किसानों का असल में सीरियल किलर यही था, बट ये कि लूटपाट करते हैं। और धीरे धीरे कुछ गरीब, ज़रूरतमंद और जो सोच से क्रिमिनल थे उनको इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर इसने गैंग बनाया। थोड़ी बहुत लिस्बन में लूटपाट की, पैसे जमा किए और फिर उस गैंग के लिए हथियार खरीदे। क्योंकि उसे मालूम था कि अब गैंग बनने के बाद पुलिस से भी आमना सामना होगा और बड़े क्राइम को अंजाम देंगे तो पुलिस का भी मुकाबला करना है, तो उसके लिए हथियार खरीदा गया। इसके बाद उसने अब पुल और किसान छोड़कर लिस्बन के रईस लोगों की बस्तियों में क्राइम करना शुरू किया। ये किसी भी रैकी करता पता चल जाता किस किस घर में कौन अमीर लोग हैं, कितने लोग हैं, वहाँ घुसना, क्राइम करना कितना आसान है, खतरा तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को परखने के बाद ये अपने गैंग के साथ उस घर में दाखिल होता, सारे कीमती सामान, पैसे लूट लेता, लेकिन जाते जाते उस घर में मौजूद जो भी शख्स होता उसको बड़ी ही बेरहमी से मार डालता। तो 3-3.5 साल पहले तक पूरा लिस्बन किसानों की गुमशुदगी और मौत को लेकर परेशान। 3-3.5 साल बाद अचानक अब शहर के अंदर क्राइम की वारदात बढ़ने लगी। पुलिस परेशान की क्या करे। और इस दौरान में पुलिस सोचती रही, तब तक लगातार शहर के अमीरों के घर पे हमले होते रहे और ये उन्हें मारता रहा और लूटता रहा। ये सिलसिला भी चलता रहा। पुलिस वैसे ही हाथ खाली जैसे किसानों के मामले में। प्रेशर ज़्यादा, लोग अब सहमे हुए, लिस्बन में डरे हुए, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। पुलिस ने अपने सारे मुखबिर, जासूस सब पूरे फील्ड में उतार दिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में लिस्बन के एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे और बहुत ही रईस अमीर, वो एक रईसों की बस्ती में रहते थे। डिएगो ने उस डॉक्टर को अपना निशाना बनाने का फैसला किया। उसका प्लान के तहत ये अपने गैंग के साथ उस डॉक्टर के घर में हमला करता है और उस डॉक्टर समेत उस घर में मौजूद 4 लोगों को बड़ी बेरहमी से ये मारता है और चाकू से गोद गोद कर। उस डॉक्टर के कत्ल की बात पूरे शहर में फैल जाती है, नामी डॉक्टर, और जिस बेरहमी से मारा गया उसके बाद शहर में उसको लेके बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर था। यहाँ पे पुलिस का एक काम कर गया तरीका वो ये कि डॉक्टर चूँकि नामी थे, कत्ल के फ़ौरन बाद पुलिस को खबर मिल जाती है इस वारदात की, इस इंसिडेंट की। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचती है डॉक्टर के घर पे। शहर भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है। इस दौरान में जब ये डिएगो ने अपना गैंग बनाया तो ये शहर में रहने की बजाय शहर के बाहर एक सुनसान जंगल का इलाका था। ये लोग वहाँ उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था। शहर में वारदात करते, जंगल में जाकर छुप जाते।
थोड़ी बहुत पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर में नहीं हैं, जो शहर के बाहर से आते हैं, शहर में वारदात करते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर के इंसिडेंट की खबर पुलिस को बहुत जल्दी मिली, वरना इससे पहले जो शहर में लूटपाट और कत्ल हो रहा था वो रात में होता था और सुबह से पहले पुलिस को खबर ही नहीं मिलती थी, क्योंकि घर के अंदर जितने लोग होते थे वो सारे मारे जा चुके हैं, तो बताने वाला कोई है नहीं। लेकिन इत्तेफाक से उस डॉक्टर के कत्ल के बाद किसी एक पड़ोसी को डॉक्टर से कुछ काम था, वो डॉक्टर के घर पहुंचता है उसी अगले आधे घंटे के अंदर, और वहाँ का मंजर देखता है कि डॉक्टर और घर में 4 लोगों की मौत, लाशें हैं। तो वो चीखता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस पहुँच जाती है। अब पुलिस के सामने एक बड़ा वो था कि मौका कि डॉक्टर के कत्ल को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो कातिल जहाँ भी था वो शहर में आसपास ही है, बहुत दूर नहीं गया होगा। पुलिस पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देती है। इसके बाद 4-5 संदिग्ध लोग शहर से बाहर निकलते हुए, चूँकि सारी नाकाबंदी कर दी गई थी, पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ती है, सख्ती से पूछताछ होती है, तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि डॉक्टर का कत्ल उन्होंने नहीं किया। उनमें जो सबसे खामोश और चुपचाप खड़ा हुआ था वो डिएगो एल्वेस था, जो सीरियल किलर था। तो पुलिस बाकी लोगों से बात करती है, उनका हिस्ट्री खंगालती है, तो पता चलता है कि ये सब हाल के छोटे मोटे क्रिमिनल थे। और अभी फिर बातचीत में पता चल जाता है कि इनके गैंग का सरदार कौन है, तो वो डिएगो एल्वेस निकलता है। डिएगो एल्वेस की पुलिस फिर रिकॉर्ड निकालती है, तो उसका रिकॉर्ड ही मिसिंग। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पुलिस को शक होता है कि जिस बड़े पैमाने पर लिस्बन शहर के अंदर कत्लेआम हो रहा है, इससे 3 साल पहले जो कुछ हुआ था, क्योंकि उसमें भी चाकू के सारे निशान मिले थे, तो क्या उसका इससे कोई करेक्शन है। लिस्बन पुलिस बड़ी अक्लमंदी से पूरे केस की तफ्तीश करती है, सारी कड़ियाँ जोड़ती है। उसके बाद डिएगो से पूछताछ होती है और डिएगो एल्विस अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब वो जुर्म कबूल करता है तो कहता है कि 70 के बाद शायद उसे उसकी गिनती याद नहीं है, तो 70 लोगों का उसने कत्ल किया था। बोला ऊपर भी हो सकता है, और कितना ऊपर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 70 प्लस उसने माना। जब ये बात सामने आई, पूरा लिस्बन, पूरा पुर्तगाल सन्न रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर जिसने 70 से ज़्यादा लोगों को अकेले मारा, कोई दूसरी मिसाल थी नहीं। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, लोगों में गुस्सा था और कहा गया कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोर्ट ने फ़ौरन आनन फानन में मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। फरवरी 1841 में अदालत ने सज़ा सुनाई डिएगो एल्विस को सज़ाए मौत, और उस वक्त पुर्तगाल में सज़ाए मौत फांसी दे के दी जाती थी। तो जब इसको सज़ाए मौत दी सुनाई गई और तारीख फिक्स हो गया फांसी देने का, तब लिस्बन के कुछ जो डॉक्टर थे और साइंटिस्ट वो रिसर्च कर रहे थे इंसानी खोपड़ी की उन कोशिकाओं की, कि जहाँ से कुछ पता चले कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं। इसको साइंस के टर्म में फ्रेनोलॉजी उस वक्त कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो मस्तिष्क विज्ञान है, दिमाग ज्ञान। तो वो कर रहे थे कि ऐसे लोग जैसे सीरियल किलर होते हैं, इनके दिमाग में चलता है क्या है, क्यों आम इंसानों से अलग होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी तादाद में कैसे कर सकता है। तो वहाँ पे फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई पे बड़ा जोर दिया जा रहा था, और वहाँ पे पूरी एक टीम साइंटिस्ट की वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। किससे इसके सामने आ गए थे डिएगो के, इससे बेहतर केस स्टडी उनके लिए था नहीं। सारे जो वहाँ के नामी साइंटिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट और कोर्ट से एक अपील की और एक वहाँ पे अर्जी डाली कि डिएगो की फांसी के बाद उसका सर उन्हें दे दिया जाए ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। अदालत और सरकार ने उस अर्जी को एक्सेप्ट किया। डिएगो को फरवरी 1841 में फांसी दी गई। फांसी के फ़ौरन बाद उसके सर को काटा गया, और काटने के बाद जैसे मिस्र में ममीज़ को लेप लगाकर बरसों सैकड़ों साल तक रखा जाता था, वही लेप लगाकर डिएगो एल्विस के सर को एक शीशे के जार में रखा गया और उन साइंटिस्ट के हवाले किया गया। उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला, कितनी जानकारी मिली, ये नहीं मालूम। लेकिन फिर डिएगो के उस सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी के मेडिसिन साइंस डिपार्टमेंट के म्यूज़ियम में ले जाकर रख दिया गया। तो पुर्तगाल के सबसे बड़े सीरियल किलर अब तक के इतिहास में 1841 में उसका सर जो है वो काट के रखा गया था, और आज भी ये लिस्बन यूनिवर्सिटी के मेडिसिन साइंस डिपार्टमेंट के लैब में एक जार में रखा हुआ है, और उसमें जाकर कोई भी उसको देख सकता है। और आज भी उसकी शक्ल वैसी ही एकदम जैसी 1841 में मौत से पहले दिखता था। आंखें खुली हुई हैं तस्वीर में, बाल वैसे ही है, हल्की हल्की मूछें हैं, गोरा रंग है, और उसको देख के लगता नहीं है कि आदमी 70 से ज़्यादा लोगों का कातिल हो सकता है। उम्र उसकी होगी करीब उस वक्त जब ये पकड़ा गया या मारा गया सिर्फ 30 से 35 साल। 35 साल की उम्र में इसने अपनी उम्र से ज़्यादा कत्ल किए। तो एक सीरियल किलर, दुनिया का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ,
जो आज भी ज़िंदा है अपने सर की शक्ल में, लेकिन एक बोतल में बंद है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बाकी सारे लोग जो लिस्बन जाते हैं और जिन्हें ये कहानी पता है, वो कोशिश करते हैं कि एक बार उस म्यूज़ियम में जाएं ताकि पुर्तगाल की हिस्ट्री के सबसे खूंखार, सबसे बड़े कातिल, सबसे बड़े सीरियल किलर को वो देख सकें। तो आप में से अगर कुछ लोग, हमारे क्राइम तक फैमिली के लोग तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कुछ लिस्बन में हो, और अगर आप गए हों, आपने देखा हो, तो ज़रूर मुझे मेल कीजिएगा, बताइएगा। और जो लोग नहीं वहाँ पे गए हैं अभी तक या जाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ज़रूर जाएँ, मौका मिले तो देखें और बताएं, ताकि क्राइम तक की फैमिली के बाकी लोगों से भी शेयर करें। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कल मुलाकात होगी कहानी के एक और एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच।